हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया हो। तो बच्चों, अभी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ क्लास 12 की फ़िज़िक्स। इस सीरीज़ में, इस लेक्चर सीरीज़ में हम क्लास 12 के जितने भी टॉपिक्स होते हैं उनके फंडामेंटल्स डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, उसकी बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की, और हम किसी बॉडी को किस तरह से चार्ज कर सकते हैं, कितने मेथड्स होते हैं बॉडी को चार्ज करने के। हम बिल्कुल एनसीईआरटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट टुडेस टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात कर रहे हैं। तो स्टैटिक्स का मतलब होता है रेस्ट। जब कोई भी चीज़ रेस्ट पे है वहाँ हम स्टैटिक्स वर्ड यूज़ करते हैं। और इलेक्ट्रो वर्ड जो है वो है चार्ज से, ठीक है। तो हम बेसिकली इस पूरे चैप्टर में चार्जेस के इफेक्ट्स को स्टडी करने वाले हैं, लेकिन एक खास बात है कि वो जो चार्जेस हैं या चार्ज की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो रेस्ट पे रहेगी हमेशा। चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि चार्ज, जैसे इस पेन के ऊपर हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करवा दें, इसको चार्ज दे दें तो लाइन चार्ज बन जाएगा। ये चार्ज किसी बैलून को हम दे दें तो वो एक बैलून जो है वो चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगा। लेकिन खास बात है कि द चार्जेस मस्ट बी एट रेस्ट, और हम उनके इफेक्ट्स को स्टडी करने वाले हैं, जैसे कि डेफिनेशन में लिखा हुआ है, आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है बच्चे? इलेक्ट्रिक चार्ज जो है ना वो मैटर की एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। मैटर की इनहेरेंट मतलब बाय नेचर, बाय गॉड्स ग्रेस, ये प्रॉपर्टी मैटर के पास होती है जब हम किसी बॉडी में से, जैसे तो आपको पता है कि हर एक बॉडी जो है वो एटम्स की बनी हुई है, और एटम्स में हमारे पास कुछ पार्टिकल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और उसके अलावा एटम के अंदर हमारे पास एक न्यूक्लियस होता है जिसकी सेंट्रल कोर होती है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो लेट अस सी एटम हमारा कैसे होता है, या आपने एलिमेंट्री क्लासेस में ऑलरेडी स्टडी भी किया हुआ है। तो जैसे देखिए, ये जैसे अभी न्यूक्लियस बना दिया मैंने, तो न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो बच्चे जो न्यूक्लियस है ना, इट इज़ बेसिकली कोर। कोर मतलब बहुत माइन्यूट वॉल्यूम होता है इसका एटम के अंदर। वॉल्यूम कितना होता है? 10⁻⁻15 मीटर की रेंज में वॉल्यूम होता है। इतना स्मॉल वॉल्यूम, और उस छोटे से वॉल्यूम के अंदर सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज एटम का, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक होते हैं न्यूट्रॉन्स और एक इसके अंदर होते हैं बच्चे प्रोटॉन्स, ठीक है। न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जो हैं वो दोनों पार्टिकल्स जो हैं उसमें से प्रोटॉन्स पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। तो प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन जो न्यूट्रॉन्स हैं दे आर न्यूट्रल, ठीक है, उन पे कोई चार्ज नहीं होता। तो न्यूक्लियस एक स्मॉल वॉल्यूम के अंदर ये दो तरह के पार्टिकल्स कन्फाइंड रहते हैं, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। कैसे कन्फाइंड रहते हैं? देखिए, इनको कन्फाइंड करने के लिए जो फंडामेंटल फोर्स है नेचर की वो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्मॉल न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के ऊपर फोर्स लगा रहा है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के ऊपर फोर्स लगा रहा है, सब आपस में एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, और ये जो फोर्स है दैट इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी वहां एग्जिस्ट करती है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी वहां एग्जिस्ट करती है, बट दे आर वेरी वेरी वीक, दे आर वेरी फीबल फोर्सेस। तो वो ज़्यादा डोमिनेट नहीं करती। जो डोमिनेट करने वाली फोर्स है न्यूक्लियस के अंदर वो होती है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा जूम करके। तो जैसे मान ले हमने न्यूक्लियस को क्या किया, जूम कर दिया, से बड़ा करके देख रहे हैं उसको। तो इसके अंदर न्यूट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं। जैसे मैंने ये अभी न्यूक्लियस बनाया ना, ये मैंने हीलियम एटम का न्यूक्लियस बनाया जिसमें 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं और 2 प्रोटॉन्स होते हैं बच्चे। तो अब ये आपस में एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं। अब देखो, जैसे न्यूट्रॉन पे तो चार्ज नहीं है ना, फिर भी वहां फोर्स है, दैट इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में भी ये फोर्स है। वैसे देखो, प्रोटॉन जो है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं, और आपने एलिमेंट्री क्लासेस में 10th में पढ़ा हुआ है कि प्रोटॉन प्रोटॉन दो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो मतलब इन दोनों के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कूलम्ब फोर्स ऑफ रिपल्शन, जो भी हम अभी आने वाले लेक्चर्स में स्टडी करेंगे डिटेल में, वो तो लगती ही है। लेकिन ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सी फोर्स है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, जो इनको बाउंड करके रखती है उस स्मॉल वॉल्यूम के अंदर। तो एटम के अंदर सबसे पहला पार्ट हमारा न्यूक्लियस हो गया, और उस न्यूक्लियस के अराउंड इस तरह से ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। तो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हैं दे आर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन एक फंडामेंटल एलिमेंट्री पार्टिकल है, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। जैसे हम बात करें कि ये एक पेन है, इस पेन का कुछ मास है, इसकी कुछ लेंथ है, तो लेंथ, मास और इसका कलर, ये इसकी प्रॉपर्टीज हैं। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन एक छोटा सा पार्टिकल है, वेरी वेरी स्मॉल एलिमेंट्री पार्टिकल, उसको फर्दर हम डिसइंटीग्रेट भी नहीं कर सकते, उसको तोड़ भी नहीं सकते, इतना स्मॉल पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन। और उस इलेक्ट्रॉन की एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है विच इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। तो बेसिकली हमारा जितना भी
मैटर है हमारे अराउंड वो सारा एटम्स का बना हुआ है, और एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। अच्छा, अगर आपके अंदर दिमाग में क्वेश्चन आए कि भाई सर प्रोटॉन के अंदर भी क्या कुछ होता है, तो प्रोटॉन्स के अंदर क्वार्क्स होते हैं। अगर हम एक प्रोटॉन को जूम करके देख लें, ये हमारा प्रोटॉन है बच्चे, इसको हम थोड़ा जूम करते हैं, हम अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, इनको जूम बड़ा करके देख रहे हैं। तो प्रोटॉन के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन के अंदर होते हैं क्वार्क्स, क्वार्क्स होते हैं। ठीक है, तो क्वार्क्स दो तरह के अभी हम देखेंगे, वैसे 6 तरह के क्वार्क्स होते हैं, लेकिन प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन के अंदर 2 तरह के क्वार्क्स होते हैं, अप क्वार्क, डाउन क्वार्क। प्रोटॉन के अंदर दो अप क्वार्क्स होते हैं, एक डाउन होता है। ठीक है, और न्यूट्रॉन के अंदर 2 डाउन क्वार्क्स होते हैं, एक अप क्वार्क होता है। मतलब जो हमारा प्रोटॉन है वो एक फंडामेंटल एलिमेंट्री पार्टिकल नहीं है, प्रोटॉन को डिसइंटीग्रेट किया जा सकता है। काफी हाई एनर्जी पे 2 प्रोटॉन्स का कोलिजन करवा दे, वो टूट जाएगा और डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। तो अभी क्वार्क जो हैं उनके ऊपर भी चार्ज होता है, जैसे प्रोटॉन के ऊपर चार्ज है तो क्वार्क्स के ऊपर भी चार्ज होता है, बट उस चार्ज को हम निकाल नहीं सकते। प्रोटॉन को हम डे टू डे लाइफ में तोड़ नहीं सकते, उसको डिसइंटीग्रेट करके जो उसमें से अप क्वार्क है, डाउन क्वार्क है, उसको नहीं निकाला जा सकता। क्यों? क्योंकि वो बहुत अंदर है और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से वो बाउंडेड है। उसको निकालने के लिए बहुत हाई एनर्जी चाहिए, उसके लिए हम कोलिजन्स की हेल्प लेते हैं। आपने एक कोलाइडर सुना होगा, नहीं सुना होगा तो गूगल सर्च करिए, उसको बोलते हैं LHC, लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर, सर्न जेनेवा में है ये। तो वहाँ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स का कोलिजन करवाया जाता है, और वो कोलिजन होने के बाद वो डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, और उनमें से ये पार्टिकल्स, अप क्वार्क्स, डाउन क्वार्क्स, ये सब अलग अलग तरह के एलिमेंट्री पार्टिकल्स निकलते हैं। चलिए बैक टू आवर टॉपिक, हम इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टडी कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज बेसिकली फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच वी कैन फील इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स। अब जब हम चार्ज करने की बात करते हैं किसी बॉडी को, देखो जैसे एटम की बात करें तो मैंने बताया कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, प्रोटॉन्स भी होते हैं, और आपको पता है कि जितने प्रोटॉन्स हैं, जैसे यहाँ पे 2 प्रोटॉन्स हैं तो इलेक्ट्रॉन भी 2 ही होंगे, तो टोटल चार्ज यहाँ पे 0 हो जाएगा एटम के अंदर। तो एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो अगर आपको पूछा जाए कि भाई क्या एटम पे चार्ज होता है, तो एटम पे चार्ज नहीं होता। एटम पे कितना चार्ज होता है? 0 चार्ज होता है, बट हम एटम को आयोनाइज कर सकते हैं। आयोनाइज करने का मतलब है कि इन 2 इलेक्ट्रॉन में से मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया किसी तरीके से, इसको एनर्जी दी, इस इलेक्ट्रॉन को इस तरह से हमने एनर्जी दी, बाहर से रब किया, रबिंग करने के बाद भी इलेक्ट्रॉन निकल आते हैं क्योंकि थर्मल एनर्जी जनरेट होती है। वो सारे मेथड्स हम इस लेक्चर में भी देखेंगे। तो जब हम इसको एनर्जी देते हैं इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है। एक इलेक्ट्रॉन मान लीजिए बाहर आ गया, तो एक इलेक्ट्रॉन बचा पीछे, 2 प्रोटॉन्स हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज एक प्रोटॉन के चार्ज से कैंसिल हो गया, लेकिन एक प्रोटॉन बच गया, उस प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज इस एटम के ऊपर बचेगा, उसको बोलते हैं आयोनाइज्ड एटम, कैटायन बोल देते हैं उसको। ठीक है, चलिए, तो ये इलेक्ट्रिक चार्ज है। अब जो आपको नोट्स नजर आ रहे हैं बच्चे, आप यहाँ से इसको अच्छे से रीड कर सकते हो, कॉपी पे इनको लिख सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो नोट्स को, और ये प्रॉपर नोट्स आपकी पूरी +2 क्लास में आपके फाइनल एग्जाम्स के लिए, चाहे आप किसी भी स्टेट बोर्ड में हैं, कहीं पर भी आप स्टडी कर रहे हैं इंडिया में, ये नोट्स मोर देन इनफ रहेंगे। हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी डिस्कस करेंगे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, सब कुछ डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। चलिए आगे चलते हैं। अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की बात करने वाले हैं। व्हाट आर द वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, तो फटाफट इनको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, देखिए चार्ज की जो सबसे इंपॉर्टेंट पहली प्रॉपर्टी है वो है चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का मतलब है चार्ज की डायरेक्शन नहीं होती। आपको पता है फिजिक्स में 2 तरह की क्वांटिटीज हैं। तो जैसे मास है, अगर मैं बोलूँ कि भाई ये एक पेन है, इसका मास है 100 ग्राम्स, मैंने इस पेन के ऊपर ये बॉक्स रख दिया, इसका मास अब कितना हो जाएगा, अब मान लो ये 50 ग्राम्स का है, तो 150 ग्राम तो ऐड हो गया सिंपली। तो जो स्केलर क्वांटिटीज होती हैं वो पॉजिटिव हो सकती हैं, नेगेटिव हो सकती हैं, 0 उनकी वैल्यू हो सकती है, और वो सिंपली ऐड हो जाती है। ठीक है, सिंपली ऐड हो जाती है, प्लस माइनस, जैसे हम मैथ्स में ऐड करते हैं, तो इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। चार्ज की कोई डायरेक्शन नहीं होती। चार्ज 2 तरह का होता है, चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, थर्ड प्रॉपर्टी, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। तो इसको आप अभी बड़े ध्यान से समझेंगे कि चार्ज क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है। ठीक है, लेट अस अंडरस्टैंड दिस। क्वांटाइजेशन, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। देखिए बच्चों, मान लें मेरे पास एक बॉडी है, इट इज न्यूट्रल, ये बनी हुई है एटम्स की, दीज आर एटम्स ऑन इट्स सरफेस। ठीक है, मैंने किसी तरीके से क्या किया, इसको चार्ज करना चाहता हूं मैं। तो जैसे मैंने बताया हम कैसे चार्ज करते हैं, या तो मैं इसको इलेक्ट्रॉन दे दूंगा कहीं से, या मैं इसके इलेक्ट्रॉन्स निकाल लूंगा। अगर मैंने इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए,
नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स मैंने बाहर निकाल लिए, तो पीछे जो बचेगा वो बचेगी पॉजिटिव बॉडी, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा उस पर, ठीक है। अब जब आप किसी इलेक्ट्रॉन को निकालोगे तो जैसे मैंने बताया इलेक्ट्रॉन इज एलिमेंट्री पार्टिकल, इसको फर्दर हम डिसइंटीग्रेट नहीं कर सकते, तो इलेक्ट्रॉन ही आप बाहर निकाल सकते हो, क्वार्क्स आप बाहर निकाल नहीं सकते, बहुत हाई एनर्जी चाहिए उसके लिए। तो मान लो मैंने इस बॉडी को रब किया, अपने हाथों से मैंने रब किया और वो चार्ज हो गई, तो उसका मतलब है कि उसमें से या तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं बाहर या उसके ऊपर कुछ इलेक्ट्रॉन चले गए हैं। तो हमेशा जो क्वांटिटी चार्ज की ट्रांसफर होती है वो इन इलेक्ट्रॉन्स के मल्टीपल में ही होगी। मान लो 3 इलेक्ट्रॉन्स उस बॉडी में से मैंने निकाल लिए, तो जो चार्ज मैंने बाहर निकाला किसी दूसरी बॉडी पे चला गया, मान लो बॉडी 2 है, इस पे इलेक्ट्रॉन चले गए, तो वो जो सेकंड बॉडी है, इस सेकंड बॉडी पे टोटल कितना चार्ज गया, 3 टाइम्स चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन। ये जो चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन है ना, इट इज द मिनिमम पॉसिबल चार्ज दैट कैन बी ट्रांसफेरेड, इट इज मिनिमम चार्ज दैट कैन बी ट्रांसफेरेड, ओके। तो इसको हम इतना ही कर सकते हैं मिनिमम, मतलब आप इलेक्ट्रॉन को तोड़ के आप नहीं कर सकते किसी दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर, ये है बेसिक आइडिया, ठीक है। मतलब किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होगा वो कोई इंटीजर, देखो 3 एक इंटीजर है, 3 4 5 10 10 टू द पावर 8 कोई भी वैल्यू हो सकती है। किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होता है क्यू चार्ज, दैट चार्ज इज ऑलवेज इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ ई। अब जो ई है दैट इज मिनिमम चार्ज दैट कैन बी ट्रांसफेरेड, ई नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं, तो यहां हम प्लस माइनस लगा सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। यहाँ पे n क्या है बच्चों, n इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिनको आपने ट्रांसफर किया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन्स को आप कर सकते हो ट्रांसफर, सोच के बताएं, नहीं कर सकते, प्रोटॉन्स तो बहुत अंदर है न्यूक्लियस के अंदर, तो आप इलेक्ट्रॉन्स को ही कर सकते हो। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर ट्रांसफेरेड। ई क्या है, ई की वैल्यू लर्न करनी पड़ेगी, इट इज 1.6 10 टू द पावर -19 कूलम। ये कैपिटल सी कूलम है, कूलम इज एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, कूलम सर के नाम पे है ये। कूलम सर ने हमें 2 पॉइंट चार्जेस के इन बिटवीन जो फोर्स होती है, जो इंट्रैक्शन होती है, उसको कैलकुलेट करने का तरीका बताया था, इसलिए एज ए ऑनर एसआई यूनिट कूलम के नाम पे है। तो 1.6 10 टू द पावर -19 कूलम इज चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन। ये आपको याद करनी है सारी चीजें, ठीक है, चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, एंड दिस डेफिनेशन इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसको हम थोड़ा लिखते कैसे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि चार्ज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी कैन बी ट्रांसफेरेड इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स। पैकेट्स का मतलब है कि बंडल्स हैं, 1 इलेक्ट्रॉन इज 1 बंडल, 2 इलेक्ट्रॉन 2 बंडल, 3 इलेक्ट्रॉन 3 बंडल्स, ठीक है, सिंस Q इज इक्वल टू N। दिस इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। नेक्स्ट है, चार्ज जो है ना हमेशा कंजर्व रहता है, इस पूरे यूनिवर्स का चार्ज कंजर्व है, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही प्रोटॉन्स हैं, टोटल चार्ज यूनिवर्स पे 0 है। अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है या कोई फिजिकल प्रोसेस हो रही है, उसमें भी चार्ज हमेशा क्या रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा। कंजर्व मतलब कि आप किसी इलेक्ट्रॉन को बना नहीं सकते, आप किसी प्रोटॉन को खत्म नहीं कर सकते। अगर आप प्रोटॉन को तोड़ोगे तो जो पार्टिकल्स उसमें से निकलेंगे प्रोटॉन में से, उन पे जो चार्ज होगा वो प्रोटॉन के टोटल चार्ज के बराबर होगा। तो दिस इज बेसिकली कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज चार्ज इज कंजर्व, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसकी कुछ ना एग्जांपल्स हैं जो हमेशा बुक्स में मेंशन रहती हैं, एनसीईआरटी में भी मेंशन है, उनको हम अभी देखेंगे। तो एक एग्जांपल है जैसे पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन क्या होता है, देखिए एक इलेक्ट्रॉन का भाई होता है जिसको हम बोलते हैं पॉजिट्रॉन, ई पॉजिटिव, बिल्कुल इलेक्ट्रॉन जैसा ही नजर आता है। इस पे भी जो मास होता है इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर होता है, साइज भी उतना ही होता है, लेकिन चार्ज पॉजिटिव होता है, इसको बोलते हैं पॉजिट्रॉन। ये जो अभी हमने यहाँ पे जो लिखी हुई है रिएक्शन, इसको समझने वाले हैं। और एक होता है इलेक्ट्रॉन, ये तो आपको पता ही है। बेसिकली पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है। एंटी पार्टिकल और पार्टिकल जब मिल जाते हैं आपस में तो वो मास, वो मैटर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं। तो यहाँ पे गामा, गामा क्या है, गामा इज ए फोटोन। देखो लाइट को या फोटोन, फोटोन इज क्वांटा और बंडल ऑफ लाइट, और यू कैन से एनर्जी, तो इट इज फोटोन, इसको हम फोटोन बोल देते हैं। देखो ना, फोटो, फोटो कहाँ से आता है, लाइट से आता है ना, फोटोसिंथेसिस आपने सुना होगा। तो फोटोन इज बेसिकली पार्टिकल ऑफ लाइट, क्वांटा ऑफ लाइट,
ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट एंड रेडिएशन, +2 में हम पढ़ते हैं। तो फोटोन जो है, फोटोन जब किसी न्यूक्लियस के पास से होके गुजरता है तो वो एनर्जी, फोटोन न्यूक्लियस के पास से निकलता है तो एनर्जी कंजर्व रहती है। तो क्या होता है कि फोटोन डिसइंटीग्रेट, खत्म हो जाता है, न्यूक्लियस उस फोटोन को अब्जॉर्ब कर लेता है और वहां से निकलते हैं दो पार्टिकल्स, एक निकलता है इलेक्ट्रॉन, एक निकलता है पॉजिट्रॉन। अब फोटोन पे वैसे चार्ज 0 होता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है -1.6 10 टू द पावर -19 कूलम और पॉजिट्रॉन पे होता है +1.6 10 टू द पावर -19 कूलम। ठीक है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, टोटल चार्ज 0 ही आ जाएगा। तो इसलिए चार्ज यहाँ पे भी 0, जो चार्ज पहले था सिस्टम का वही बाद में आया। ठीक है, तो दिस इज द इंटरेक्शन। देखो न्यूक्लियस के साथ कुछ नहीं होता, न्यूक्लियस सिर्फ बेसिकली उसको अब्जॉर्ब करने के लिए यूज हो रहा है। तो जो गामा है वो पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है। इसकी रिवर्स प्रोसेस भी है, जो इसकी रिवर्स प्रोसेस है उसको बोला जाता है पेयर एनिहाइलेशन, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है स्क्रीन पे। तो पेयर एनिहाइलेशन में उल्टा काम होता है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन इधर से आया और इधर से एक पॉजिट्रॉन आया, जैसे आपने देखा होगा इस तरह से दो तीर आ रहे हैं ऐसे टकराए और एनर्जी निकली वहां से। तो सेम वही प्रोसेस है, एक इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन आया, यहाँ पे टकराए, एक गामा रे फोटोन इधर चला गया, एक गामा रे फोटोन इधर चला गया। तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन दोनों मिलके दो गामा रे फोटोन बनाते हैं। तो इस पे टोटल चार्ज 0, इस पे टोटल चार्ज 0, यहाँ -1 बोल देते हैं, -e बोल देते हैं इस पे चार्ज, -e की वैल्यू मैंने बता दी है, और यहाँ +e। तो ये कट जाएंगे आपस में, यहाँ भी चार्ज 0, तो चार्ज इज कंजर्व। नॉट इवन दीज काइंड ऑफ प्रोसेसेस, अगर हम दो बॉडीज को रब करेंगे, एक बैलून को मैंने रब किया, थंबनेल में आपने देखा होगा बैलून चिपका के रखा है मैंने, तो उसको हम करेंगे एक्सपेरिमेंट को अभी। अगर हम बैलून को रब करेंगे तो हमारे हाथों से कुछ चार्ज बैलून पे चला जाएगा या बैलून से हमारे हाथों पे आ जाएगा, बट जो सिस्टम है हाथों का और बैलून का जो टोटल चार्ज है वो हमेशा उतना ही रहेगा जितना पहले था। चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व। ये एक और प्रोसेस नीचे लिखी हुई है, दिस इज ए न्यूक्लियर रिएक्शन। इसमें यूरेनियम है, यूरेनियम के 92 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, थोरियम और हीलियम में कन्वर्ट होता है। तो थोरियम में 90 हो जाएंगे और हीलियम के 2 हो गए, तो इधर भी 92 इलेक्ट्रॉन्स, इधर भी 92 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसमें भी चार्ज कंजर्व है। तो दिस इज नेक्स्ट प्रॉपर्टी। ठीक है, उसके बाद आ गया चार्ज इज एडिटिव। एडिटिव का मतलब मैंने बताया, जैसे स्केलर क्वांटिटी है, आपके पास दो बॉडीज हैं, एक पे चार्ज है मान लो +2 कूलम, दूसरी पे चार्ज है -2 कूलम, आपने दोनों को टच कर दिया तो न्यूट्रलाइज हो जाएंगी, टोटल चार्ज 0 हो जाएगा। मान लो एक बॉडी है, उसको मैंने 3 कूलम चार्ज दिया, फिर मैंने -2 कूलम चार्ज दिया, कितना चार्ज बचा, दोनों को ऐड कर दो, 1 कूलम चार्ज बचा। इसको बोलते हैं चार्जेस ऑफ एडिटिव नेचर। तो ये सारी प्रॉपर्टीज आपको ना याद रखनी है, ये पूछी जाती हैं, इन पे बेसिक क्वेश्चन बन जाते हैं। नेक्स्ट इज चार्ज इज इनवेरिएंट। इसका मतलब है कि चार्ज जो है ना, किसी भी पार्टिकल का चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज स्पीड के साथ वेरी नहीं करता। जितनी मर्जी हाई स्पीड पे इलेक्ट्रॉन को मूव करवा दो, उस पर जो चार्ज रहेगा वो उतना ही रहेगा, -1.6 10 टू द पावर -19 कूलम, उससे ज़्यादा नहीं आएगा चार्ज, या उससे कम नहीं होगा। जबकि मास के साथ ऐसा नहीं होता। आइंस्टाइन की बड़ी फेमस थ्योरी है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बीएससी में पढ़ाया जाता है, मेरे चैनल पे इसकी प्लेलिस्ट भी है। उसमें मास वेरिएशन फॉर्मूला है, वहाँ हम ड्राइव करते हैं कि अगर एक पार्टिकल का मास जो है, अगर हम पार्टिकल को मूव करवा दें तो वो जो मास है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। उसके लिए ना एक रिलेशन होती है, रिलेशन आपको बता देते हैं, आप मास वेरिएशन फॉर्मूला ना ऐसे गूगल पे सर्च करके इसके बारे में पढ़ सकते हैं, आपको काफ़ी वीडियोस भी मिल जाएंगी। तो ये मास जो है ना किसी भी पार्टिकल का, वो स्पीड पे डिपेंड करता है उसकी, मीन्स इट इज़ नॉट इनवेरिएंट, इट वेरीज विथ स्पीड। बट चार्ज के साथ ऐसा नहीं है, चार्ज इज इनवेरिएंट। इनवेरिएंट का मतलब विच इज़ नॉट वेरिंग। इलेक्ट्रॉन भाई साहब को जितनी मर्जी हाई स्पीड पे मूव करवा दो, उसका चार्ज कंजर्व रहता है हमेशा। इसकी एक एविडेंस मैं आपको बता सकता हूँ, वो एविडेंस हम डिस्कस करते हैं। जैसे आपको पता है कि जो न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन घूमता है उसकी कुछ स्पीड होती है ना, कितनी स्पीड होती है जो न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन घूमता है, काफ़ी हाई स्पीड में घूमता है। इसकी स्पीड अगर मैं बताऊँ तो c/137 इसके आसपास होती है। c इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाई 137। ये बोहर्स मॉडल ऑफ एटम में हम इसको स्टडी करेंगे, आपकी बुक का ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर चैप्टर है, एटम का चैप्टर है, आगे जाके आएगा। तो ये जो वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की फर्स्ट ऑर्बिट में हाइड्रोजन एटम के अंदर काफ़ी हाई होती है, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रॉन का चार्ज और प्रोटॉन का चार्ज एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। प्रोटॉन तो ऑलमोस्ट रेस्ट पे है हाइड्रोजन एटम के अंदर, वो जो न्यूक्लियस है वो प्रोटॉन ही है, यहाँ प्रोटॉन है, ठीक है, ये प्रोटॉन है,
और ये इलेक्ट्रॉन है। तो एक पार्टिकल काफ़ी स्पीड पे घूम रहा है और दूसरा पार्टिकल रेस्ट पे है। इलेक्ट्रॉन अगर रेस्ट पे भी आ जाए तब भी उतना ही चार्ज रहता है। कितना रहता है इस पे चार्ज? अभी मैंने बताया था, रिकॉल करो। हाँ, यही रहता है, बिल्कुल सही बात है। तो ये नेगेटिव इतना चार्ज रहता है। और अगर इलेक्ट्रॉन घूम भी रहा है इतनी हाई स्पीड पे अराउंड द प्रोटॉन, तब भी चार्ज सेम है। तो ये एविडेंस है कि चार्ज जो है किसी पार्टिकल का, इट डज नॉट वेरी विद स्पीड ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज ने स्टडी कर ली।